हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 का महासंग्राम रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ एग्जाम 2025 के लिए। जो भी मेरे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2 पर जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी फिक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यूनिट वाइज मैं उन पर अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है टू किल ए मॉकिंगबर्ड, एक अमेरिकन फिक्शन है, ये आपको पढ़ना है। और आज की इस वीडियो में हम टू किल ए मॉकिंगबर्ड से जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा आपके एग्जाम में, वो सब पूरा तैयार कर लेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 5 तक मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, 6 में आज करने वाली हूँ। 7-8 बजेंगी, उनको भी 1-2 रोज़ के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूँगी, ओके। और जितना भी नॉवेल आपके सिलेबस में है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 का जो पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट वो मैंने बना दी है। 8 वीडियोस मैंने अपलोड की है सिर्फ आपके 8 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। और प्लस मैंने एक महासंग्राम रिवीजन क्लास अपलोड की है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स का पूरा निचोड़ दे दिया है एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टू किल ए मॉकिंगबर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नावल है आपके सिलेबस में। देखो, जितने भी नावल हैं उन पर मैं अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पर जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम नावल से कैसा क्वेश्चन आएगा, उस पर वीडियो बना दीजिए। तो एक ही वीडियो में सब कुछ कर दो तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए अलग अलग वीडियो में मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैंने पूरा अलग वीडियो में प्रोवाइड किया है, प्लस एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है जो कि महासंग्राम रिवीजन क्लास है आपके लिए, जिसमें 8 यूनिट्स पूरे का निचोड़ दे दिया है। तो आप चेक कर लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स का मिलेगा, जो भी आप पढ़ते हो। आपके जितने भी दोस्त हैं शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो सेम हो चुका है। ये बात याद रखिएगा, ये ना हो कि मैम हम इस यूनिवर्सिटी से हैं तो हमारा क्या होगा। जी बिल्कुल होगा, ओके। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी। स्टोरी को टेल कौन कर रहा है, स्टोरी को बता कौन रहा है। तो जीन लुइस फिंच, जिसको स्काउट फिंच भी कहा जाता है, इस स्टोरी में इसको स्काउट ही कहा गया है। इसका रियल नेम जीन लुइस फिंच है। इस टेलिंग द स्टोरी, ये स्टोरी को नरेट करती है, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई गई है। ये 6 साल की बच्ची है जो अपने पूरी स्टोरी को नरेट कर रही है। चलो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन आर्थर रेडली वॉज ए टीन। क्या घटित होता है व्हेन, जब आर्थर रेडली वॉज टीन, जब आर्थर रेडली किशोर था, टीनेजर था, तब उसके साथ क्या होता है। देखो, आर्थर रेडली जो था वो पड़ोसियों ने से देखा नहीं था, ये घर के बाहर निकलता ही नहीं था। तो मतलब आखिर क्यों, क्या इसके साथ हुआ था कि घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। वेन आर्थर रेडली, जिसको बू रेडली भी कहा गया है, वॉज ए टीन, जब ये किशोर था, ही वॉज हैंगिंग आउट विद द रॉन्ग क्राउड, वह गलत भीड़ के साथ घूम रहा था। ही गॉट इन ट्रबल विद द लॉ फॉर डिस्टर्बिंग द टाउन विद हिज गैंग ऑफ फ्रेंड। और वो अपने गिरोह के साथ, अपने शहर के मतलब अपने ग्रुप के साथ, जो इसका पूरा गैंग था दोस्तों का, उनके साथ ये पूरे शहर में डिस्टर्बिंग यानी अशांति फैलाने के कारण कानून के घेरे में आ गया था। आफ्टर, बाद में, ही डिड नॉट लीव द हाउस, इसने कभी घर नहीं छोड़ा, बस घर के अंदर रहा। मोस्ट लाइकली बिकॉज, क्योंकि हिज फादर मेड हिम स्टे होम, क्योंकि उसके फादर ने उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। उसके फादर ने कहा कि तुम्हें अब कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना है। इसके फादर ने इसे मजबूर कर दिया, क्योंकि एक बार ये पकड़ा गया था, कानून के घेरे में आ गया था, इसलिए। तो इसके बारे में ही जो बच्चे हैं, जेम है, स्काउट है, डिल हैं, अफवाहें सुनते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनको घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस नावल से बन सकता है, वो है, विच गेम डज जेम, स्काउट एंड डिल एंजॉय प्लेइंग बट दे हाइड इट फ्रॉम देयर फादर। विच गेम डज जेम, स्काउट एंड डिल एंजॉय प्लेइंग, वो कौन सा गेम है जो जेम, स्काउट, डिल तीनों खेला करते थे,
बट लेकिन दे हाइड इट, वो उसको छुपाते थे फ्रॉम देयर फादर, अपने पिता से। मतलब एक ऐसा कौन सा गेम है जो स्काउट, जेम और डिल तीनों खेला करते थे मगर अपने फादर मिस्टर एटिकस से छुपाते थे। देखो डिल इनका भाई नहीं है, इनका दोस्त है। जेम और स्काउट भाई बहन हैं। जेम, स्काउट एंड डिल इंजॉयज एक्टिंग आउट प्ले ऑफ बुक और स्टोरीज दैट दे नो। ये तीनों इंजॉय करते थे, एक्टिंग करते थे और ये प्लेस जो किताबों में और स्टोरीज़ में ये सुना करते थे उसकी एक्टिंग ये किया करते थे। देयर फादर, उनके पिता मिस्टर एटिकस डज नॉट अप्रूव ऑफ देम एक्टिंग आउट द लीव्स ऑफ द रेडले, सो दे हाइड इट फ्रॉम हिम। तो ये उन किताबों की एक्टिंग किया करते थे, जो भी ड्रामाज या कहानियाँ ये अपने बुक्स में पढ़ते थे और उसका बड़ा मज़ा लेते थे ये लोग। तो उनके पिता को ये मंजूर नहीं है कि वह रेडली के जीवन पर अभिनय करें, इसीलिए वो अपने पिता से इसको छुपाते थे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई डिड एटिकस टर्न डाउन द असाइनमेंट टू डिफेंड टॉम। वाई डिड, टॉम का बचाव करने का कार्यभार क्यों नहीं ठुकराया, मिस्टर एटिकस ने क्यों नहीं ठुकराया टॉम को डिफेंस करने का काम। टॉम कौन है, एक ब्लैक आदमी है, इसमें नस्ल भेद दिखाया गया है ना पूरे इस नॉवेल में। और मिस्टर एटिकस कौन है, वाइट आदमी है। टॉम कौन है, ब्लैक है। तो फिर भी मिस्टर एटिकस, टॉम का जो केस लड़ना था, टॉम के ऊपर चार्ज था रेप का एक वाइट लड़की के, तो क्यों ये इस केस को ठुकराते नहीं है बल्कि लड़ते हैं। एटिकस डिड नॉट टर्न डाउन द असाइनमेंट। एटिकस ने उस असाइनमेंट को इसलिए नहीं ठुकराया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट गोइंग टू डू लेस दैन हिज बेस्ट, क्योंकि वो अपने सर्वश्रेष्ठ से कम नहीं करने वाला था। मतलब ये एक अच्छे इंसान थे, वाइट होते ये भी एक गोरे कालों में भेदभाव नहीं करते थे, जबकि पूरा टाउन करता था। ही एक्सेप्टेड द डिफ़िकल्ट एंड थ्रेटनिंग चैलेंजेस ऑफ डिफेंडिंग टॉम इन द कोर्ट केस because he wanted to maintain his self-respect and be able to hold his head up high। और मिस्टर एटिकस ने अदालती मामलों में टॉम का बचाव करने की कठिन से कठिन चुनौतियों को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वह अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते थे। मतलब ये अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ख़राब नहीं करना चाहते थे कि ये काले गोरे के बीच में भेद किया जाए। इसलिए ये अपना सर ऊंचा रखने के लिए, अपने आप को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट देने के लिए ये टॉम का केस लड़ते हैं। भले ही ये केस हार जाते हैं, टॉम को मौत की सज़ा हो जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज बू रैडली। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिए। बू रैडली कौन है? बू रैडली इज़ द फिंच रिस्क्लूसिव नेबर। ये इनका फिंच फैमिली का नेबर है। ऑल 3 चिल्ड्रंस आर अफेयर्ड ऑफ हिम। और तीनों जो बच्चे हैं, स्काउट, जेम और डिल, डरते हैं, अफ्रेड ऑफ हिम, इससे डरते हैं बिकॉज, क्योंकि ही सीम्स क्रीपी एंड देयर आर रूमर्स ऑफ हिम ईटिंग स्मॉल एनिमल्स। ये इसलिए डरते हैं कि जो बू रैडली है उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, उसके बारे में रूमर्स है, अफवाहें हैं कि वह खा जाता है जितने भी स्मॉल एनिमल्स, कुत्ता बिल्ली होते हैं उनको मार के ये खा जाता है। इस अफवाह से ये तीनों बच्चे डरते हैं बू रैडली से और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं बू रैडली के हाउस में कि कभी ये बाहर निकले उसको देखा जाए। रियली ही इज़ टैलेंटेड, लेकिन सच में वो टैलेंटेड है। इनोसेंट हु इज़ इमोशनली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड सोसाइटी। लेकिन सच में ये क्या है? इनोसेंट है, टैलेंटेड है और ये इमोशनली क्या हुआ है? डैमेज्ड हुआ है अपने फादर और सोसाइटी के थ्रू। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसके फादर और ने इसके ऊपर प्रेशर डाला कि इसको बाहर नहीं निकलना है, सोसाइटी का कहीं ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर था। लेकिन ये एक अच्छा इंसान था, लेकिन फिर भी ये घर से बाहर नहीं निकलता था। चलो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई टॉम अरेस्टेड। टॉम अरेस्ट क्यों होता है? ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि टॉम ही जो है, ये इस स्टोरी का टाइटल इसके ऊपर ही है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, क्योंकि इसको ही मारा गया था। क्यों इसको अरेस्ट किया जाता है? टॉम इज़ अरेस्टेड बिकॉज, टॉम को अरेस्ट किया जाता है बिकॉज ही एक्यूज्ड, उसको आरोपी माना जाता है ऑफ रेपिंग, रेप करने का ए वाइट गर्ल, एक वाइट लड़की का, गोरी लड़की का। टॉम ब्लैक है और उस टाइम वहाँ पर गोरे काले का भेद बहुत ज़्यादा था। वो लड़की है माइला नाम की लड़की है जो गोरी है, उसके ऊपर रेप चार्ज था कि टॉम ने रेप किया है।
इवेल, माइला इवेल नाम था उस लड़की का इन रियलिटी, लेकिन सच में ही रिजेक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ माइला, लेकिन वह माइला के कारनामों को अस्वीकार करता है। वो कहता है कि उसने कोई रेप नहीं किया है। एंड मिस्टर इवेल फैल्सली एक्यूज हिम ऑफ हर्टिंग हर, और जो मिस्टर इवेल हैं ये माइला के फादर हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने इसकी बेटी का रेप किया है। जबकि जो टॉम था ये इस बात को इनकार कर देता है, मना कर देता है, बता देता है कि नहीं किया है, मगर ये काला आदमी था, ब्लैक था, इसलिए इसको सज़ा सुनाई जाती है। क्योंकि उस टाइम क्या था, जो गोरे थे उनका ही समाज में बोलबाला था, वही जो चाहते थे करते थे, कालों को दबा कर रखते थे, नस्लभेद बहुत ज़्यादा था। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ किल्ड मिस्टर एवेल, मिस्टर एवेल को कौन मारता है। आप इस नावल को पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मिस्टर एवेल कौन था, ये मिस्टर एटिकस को बड़ा धमकाता है। ये माइला का फादर था जिसकी बेटी का रेप हुआ था, मतलब रेप नहीं हुआ था, बस इल्ज़ाम लगाया गया था एक काले आदमी के ऊपर। इट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेज्ड, और इट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेज्ड मतलब सीधे तौर पर ये चीज़ें बताई नहीं गई हैं इस प्ले में कि किसने मारा, बट इट इज़ इम्प्लाइड दैट बू रैडली हैज़ किल्ड मिस्टर इवेल वाइल सेविंग द लाइफ ऑफ जेम एंड स्काउट। हाँ, बट ये बात इसमें दिखती है कि बू रैडली इसको मार देता है जब ये बचाता है जेम और स्काउट को। जेम और स्काउट मिस्टर एटिकस के बेटा बेटी हैं, और मिस्टर एवेल इनके बेटा और बेटी को रात में अटैक करता है मारने के लिए, क्योंकि ये इनके फादर को धमकी देता है, तो इसलिए उनके बेटों पर बेटियों पर हमला कर देता है। तो बू रैडली रात में आकर के बचाता है और मिस्टर एवेल को मार देता है। ये पूरी तरह से तो नहीं बताया गया कि मरता कैसे है, लेकिन यही दिखाया गया कि बू रैडली मारता है। हाउएवर, हालांकि फॉर रैडलीज सेक, लेकिन रैडली ये कहता है, तो ऑफिशियल रिपोर्ट में, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें कहता है दैट मिस्टर इवेल फॉल्स ऑन हिज ओन नाइफ एंड डाइज, कि मिस्टर एवेल जो थे अपने खुद के चाकू पर गिर जाते हैं और उनके चाकू पेट में लगता है और ये खुद मर जाते हैं। तो जब ये बू रैडली दोनों बच्चों को बचा रहा था मिस्टर एवेल से, जो कि अच्छा आदमी नहीं था, उसे बचा रहा था जब, तो हाथापाई होती है बू रैडली और मिस्टर एवेल में, तो मिस्टर एवेल मारा जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ कलपूर्निया एंड व्हाट इज़ हर रोल इन द फैमिली। कलपूर्निया कौन है एंड व्हाट इज़ हर रोल इन द फैमिली, और फिंच फैमिली में उसका क्या रोल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलपूर्निया वर्क्स फॉर द फिंच फैमिली एज ए कुक। कलपूर्निया काम करती है फिंच फैमिली में एज ए कुक। देखो बच्चों की माँ जो थी वो मर चुकी थी, जेम और स्काउट की, बच्चे छोटे थे, इनकी देख रेख करने के लिए मिस्टर एटिकस ने एक मेड सर्वेंट रखा जो खाना भी बनाती थी, बच्चों की परवरिश भी करती थी। अच्छी खासी औरत थी बट ब्लैक थी, और फिंच फैमिली वाइट थे, बट फिर भी ये पूरी फैमिली की तरह इस फिंच फैमिली में रहती थी। शी हेल्प्स द फैमिली एनीवे, वो फैमिली की, फिंच फैमिली की हमेशा मदद करती थी। शी कैन एंड प्रोवाइड्स ए मदरली प्रेजेंस फॉर द चिल्ड्रेन, वो एक माँ के जैसा प्यार उन बच्चों को देती है। बच्चों को जैसा माँ का प्यार चाहिए उस तरीके का प्यार ये बच्चों को देती है। जेम और स्काउट को माँ की तरफ प्यार करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फादर्स एटिकस ऑक्यूपेशन। व्हाट इज़ द फादर्स ऑक्यूपेशन, या पूछ सकता है व्हाट इज़ द एटिकस ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, तो व्यवसाय क्या है मिस्टर एटिकस का। एटिकस इज़ एन इलेक्टेड लॉयर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधायिका के लिए ये एक लॉयर चुने गए हैं, और ये एक लॉयर है। एटिकस राज्य विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित वकील हैं। इनका जो ऑक्यूपेशन है क्या है कि ये लॉयर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद whom does जेम स्काउट एंड डील sit during टॉम्स ट्रायल। विद whom does जेम स्काउट एंड डील, ये तीनों जो बच्चे हैं किसके साथ बैठते हैं ड्यूरिंग, दौरान टॉम्स ट्रायल। टॉम आदमी है, ट्रायल मुकदमा जब चल रहा है, जब मुकदमा चल रहा है टॉम के ऊपर, तो मुकदमे को देखने के लिए, केस को देखने के लिए जेम स्काउट और डील किसके पास बैठते हैं। जैसा कि ये लोग वाइट थे और इनका फादर एक ब्लैक आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था कोर्ट में, तो इसलिए पूरी वाइट कम्युनिटी इन बच्चों के और इनके फादर के खिलाफ थी। तो उस टाइम पूरे ब्लैक कम्युनिटी के लोग इन बच्चों के साथ थे।
तो इसलिए दे सीट इन द बालकनी विद रिवर्स साइक्स। ये बच्चे रेवरेंड साइक्स के साथ बालकनी में बैठते हैं और वो बालकनी जो थी ब्लैक लोगों की थी। द लीडर ऑफ कैलिफोर्नियाज चर्च ड्यूरिंग टॉम्स ट्रायल। कैलिफोर्निया जो इनकी मेड है उसके चर्च के जो नेता हैं, लीडर हैं रेवरेंड साइक्स, जो कि ब्लैक हैं, पूरे ही ब्लैक होंगे क्योंकि ये लोग ब्लैक थे। तो उन्हीं के साथ ये तीनों बच्चे बैठ कर के टॉम के ऊपर चल रहे केस को देख रहे थे कि क्या होता है आगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डज द फिंच फैमिली लिव। ये किस कंट्री में रह रहे थे? तो द फिंच फैमिली लिव्स इन मैकॉम कंट्री इन अलाबामा। मैकॉम टाउन में ये रहते थे जो अलाबामा में है, ठीक है। टाउन याद रखिएगा, टाउन में रहते थे, अलाबामा के मैकॉम टाउन में रहते थे जो एक फिक्शनल टाउन है। यहीं पर ये फिंच फैमिली रहती थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू सोशल इशूज दैट द ऑथर पिनपॉइंट्स थ्रू टू किल ए मॉकिंग बर्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द टू सोशल इशूज, इसमें कौन से दो सोशल इशूज़ हैं दैट द ऑथर, जो ऑथर हैं इसके दिखाते हैं, हार्पर ली इसकी राइटर हैं। तो कौन से दो सोशल इशूज़ को अपने इस नावल में वो दिखाती हैं, पिन पॉइंट करती हैं, कौन से दो सामाजिक मुद्दों पर इन्होंने टू किल ए मॉकिंग बर्ड नावल में प्रकाश डाला है। तो बहुत ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, वन ऑफ द मेन सोशल इशूज़, जो सबसे पहला सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है, दैट की कैन बी ऑब्जर्व इन टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज़ एन इकोनॉमिक इशू। इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है इकोनॉमिक इशू है, मतलब आर्थिक मुद्दे को दिखाया गया है। द कैरेक्टर, और दूसरा मुद्दा क्या है, द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एवेल। यहाँ पर इरेज करते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। सेकेंड जो मुद्दा है वो है द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एवेल डेमोन्स्ट्रेट्स सेवरल प्रॉब्लम्स विद द सोसाइटी। मिस्टर एवेल का चरित्र उस समाज की कई समस्याओं को दर्शाता है। मिस्टर एवेल जो थे उनकी समस्याओं को, मतलब उनका जो कैरेक्टर है इस नॉवेल में, वो समाज की कई सारी समस्याओं को दर्शाता है। ही लिव्स in by allowing his children to go hungry and unclean while he spends the money on alcohol। इनका कैरेक्टर ये चीज़ दिखाता है, सोसाइटी की इस प्रॉब्लम को दिखाता है कि ये अपने बच्चों को भूखा और अनक्लीन छोड़ देते हैं, भूखा और अशुद्ध रहने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि वह अपना सारा पैसा शराब अल्कोहल पीने में खर्च करते हैं। मतलब बच्चों को भूखा छोड़ देते हैं, अशुद्ध छोड़ देते हैं कि तुम अशुद्ध रहो, अनक्लीन रहो, बट ये अपनी पूरी मनी अल्कोहल में उड़ाते थे, खर्च करते थे। बॉब एवेल जो थे, इनकी ही बेटी ने चार्ज लगाया था टॉम के ऊपर कि इसने मेरी बेटी का रेप किया, जबकि इनकी बेटी ही टॉम को इनवाइट करती है। उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, बट वो ब्लैक था इसलिए उसे मार दिया जाता है, और उसी पर ये टाइटल है टू किल ए मॉकिंग बर्ड। अनदर सोशल इशूज इज़ द रिलीजियस प्रेजुडिस इन द कंट्री। और अदर जो सोशल इशू इसमें दिखाया गया वो है धार्मिक पूर्वाग्रह। देश में, मतलब एक अन्य सामाजिक मुद्दा, देश में धार्मिक पूर्वाग्रह है। तो यही पूरा मेन सोशल इशूज़ को इस नॉवेल के थ्रू राइटर ने दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बुक एप्टली नेम टू किल ए मॉकिंग बर्ड। टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो इस नॉवेल का नाम है, तो किस तरह से ये नॉवेल जो है इस बुक पर शूट करता है। ये नॉवेल जो है टू किल ए मॉकिंग बर्ड किस तरह से शूट करता है इस नॉवेल के ऊपर। देखो, व्हेन एटिकस वार्न हिज किड्स नॉट टू शूट मॉकिंग बर्ड्स। व्हेन, जब मिस्टर एटिकस वार्न करते हैं अपने बच्चों को कि कभी शूट मत करना, कभी मत मारना मॉकिंग बर्ड्स को, मतलब ऐसे लोगों को जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने गुनाह नहीं किया है। मिस्टर एटिकस ने यही बात अपने बच्चों को सिखाई थी कि कभी उन लोगों को मत मारना जो मासूम हों। ही डिपिक्ट्स देम एज इनोसेंट एंड कॉजिंग नो हार्म। क्योंकि ये जो इन्होंने ये भी बताया कि मॉकिंग बर्ड इनोसेंट होते हैं और कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। सो दे शुड नॉट किल वन ऑफ दीज बर्ड्स। तो इसलिए कभी भी ऐसी चिड़िया को नहीं मारना चाहिए जो इनोसेंट हो, क्योंकि उसको मारना पाप है।
दिस लाइन बिकम्स द टाइटल ऑफ द बुक। और यही जो लाइन है इस बुक का टाइटल बन गई है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक ऐसी चिड़िया को मार देना जो इनोसेंट है। मॉकिंग बर्ड एक तरह की चिड़िया होती है जो गाना गाती है और कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसी पर ये टाइटल रखा गया है कि टॉम रॉबिन्सन जो था काला आदमी था, इसलिए उसने कोई गुनाह भी नहीं किया था, तब भी उसे मार दिया गया। वो मॉकिंग बर्ड था, वो इनोसेंट था, बस उसका कसूर ये था कि वो हबशी था, वो काला था, इसलिए उसको जजमेंट ने भी कैद की सज़ा सुनाई और जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरा टाइटल है इस बुक का, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, सूट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो टू किल ए मॉकिंग बर्ड से हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सोशल इशूज़ वाला और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 100% पूरा आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो टाइटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है और नॉवेल में राइटर ने जो सोशल इशूज़ के बारे में बात की है वो भी पूछ सकता है आपसे। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख कर आएँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।